नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। क्लास 8th की हिस्ट्री चल रही है। ये वीडियो पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन है। देखते हैं यहाँ पे किस बारे में बात होगी। सबसे पहले समझते हैं एक शब्द के मतलब को, जिसका मतलब है महल। क्या होता है महल दोस्तों? महल शब्द से निकला है महलवारी सिस्टम। ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में महल का मतलब था एक रेवेन्यू स्टेट। रेवेन्यू एस्टेट मतलब वो यूनिट जहां से कुछ रेवेन्यू प्रोड्यूस किया जाए, कुछ रेवेन्यू लिया जाए, वसूला जाए। तो ये रेवेन्यू स्टेट एक विलेज भी हो सकता था। अगर एक बड़ा विलेज हो तो एक विलेज, अगर छोटे छोटे विलेजेस हो तो ग्रुप ऑफ विलेजेस। परमानेंट सेटलमेंट के अल्टरनेटिव के रूप में लेके क्या आया गया? महलवारी सिस्टम। देखते हैं हुआ क्या दोस्तों। अर्ली 19th सेंचुरी आते आते आप देखिए 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान। अर्ली 19th सेंचुरी आते आते कंपनी ऑफिशियल्स को लगा कि भैया ये जो हम लोगों ने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया है ना परमानेंट सेटलमेंट में, कि आगे आने वाले समय में कभी रेवेन्यू बदला नहीं जाएगा, इस पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि जमींदार बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और हमको भी पैसा ज्यादा चाहिए। भाई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, हमारी ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, दुनिया भर में हमें वॉर्स लड़ने पड़ रहे हैं, तो हमें पैसा भी चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए। तो अगर कंपनी को ज्यादा पैसा चाहिए समय के साथ साथ, तो फिक्स्ड रेवेन्यू कैसे हो सकता है? हमें रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा। शुरुआत कहां से की गई? शुरुआत कुछ इस तरीके से करी गई दोस्तों। बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय पर बहुत बड़ी हुआ करती थी। उस बंगाल प्रोविंसेस में जो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा था ना, खासकर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा था, वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी उसे कहा जाता था। वहां पे एक पर्सन था, एक इंग्लिश मैन था, जिसका नाम था होल्ट मैकेंजी। इसने एक नया सिस्टम डिवाइस किया जो कि 1822 में वजूद में आया। इस सिस्टम ने क्या बोला और होल्ट मैकेंजी ने क्या बोला कि देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करते हो तो नॉर्थ इंडिया की सोसाइटी में विलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी को अपने विलेज के साथ एसोसिएट करते हैं। तो मैं इस गांव का हूं, मैं छबरिया गांव का हूं, मैं टंडौर खेड़ा का हूं, मैं तिलखोली का हूं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के नाम लेते थे। तो होल्ट मैकेंजी को समझ में आया कि भाई गांव के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, तो गांव की सोसाइटी को प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो होल्ट मैकेंजी ने कलेक्टर्स को ऑर्डर दिया कि भाई गांव गांव में जाओ और वहां पे जाके लैंड की मेजरमेंट करो, देखो कि वहां पे लोग क्या कस्टम्स फॉलो करते हैं, वहां के लोगों के राइट्स क्या क्या हैं, उनके फील्ड कितने कितने हैं, और वहां पे जाके ये पता करो। एक्चुअली में इस एक्सरसाइज का कारण ये था कि वहां जाके ये पता करो कि जो प्लॉट्स हैं उस गांव में, एक लमसम प्लॉट से कितना रेवेन्यू वसूला जा सकता है। तो भाई केयरफुल सर्वेइंग हुई, बहुत सारे ऑफिशियल्स आए, उन्होंने एसेसिंग की। अब रिकॉर्ड्स में तो ये लिखा है कि उन्होंने बहुत ढंग से एसेसिंग की, बट हुआ ये कि एंड में उन्होंने ये एसेस किया कि एक विलेज में कितना लैंड है और उस लैंड से कितना रेवेन्यू वसूल किया जा सकता है। आप अगर प्रॉपरली देखते, एक कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली देखते कि एक लैंड से आप सस्टेनेबली कितना रेवेन्यू वसूल कर सकते हो, तो बात थी। अंग्रेजों को चाहिए था ज्यादा पैसा। अब परमानेंट सेटलमेंट में जो पैसा उन्होंने फिक्स किया था उससे ज्यादा फिक्स करना था, और बहुत ज्यादा की चाहत होता है ना कि पैसे बहुत ज्यादा हैं, किसको नहीं अच्छे लगते पैसे? आपको, मुझको, सबको अच्छे लगते हैं। अगर कहीं से आने लगे तो हमको लगेगा पैसे आते ही चले जाएं, क्यों बंद हो। तो अंग्रेजों को भी ये लगा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि विलेज का वो लैंड जहां पे इन्होंने असेसमेंट कराया, वहां का रेवेन्यू फिक्स किया। ठीक है, और विलेज यानी कि महल से कहा कि आप इस रेवेन्यू को पे करोगे। ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा। और ये जो विलेज के सामने डिमांड रखी गई, इस डिमांड को परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया। ये बोला गया कि इस डिमांड को हम समय समय पे बदलेंगे, और बदलेंगे मतलब बढ़ाएंगे। और विलेजों से ये पैसा जो वसूला जाएगा, इस पैसों की वसूलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई? विलेज हेडमैन को। तो अब तक परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार पैसा वसूल रहे थे, अब विलेज हेडमैन पैसा वसूलेगा। तो वो सिस्टम जहां पे विलेज हेडमैन को ये बोला गया कि ऑन द बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आप अपने गांव से पैसा वसूल के हमें देंगे, इस सिस्टम को बोला गया महलवारी सेटलमेंट। क्योंकि महल डिनोट करता था एक विलेज को। विलेजेस में जा जाके इन्होंने सर्वे किया, केयरफुल असेसमेंट किया। अब कितना असेसमेंट किया, अच्छा नहीं किया। क्योंकि देखिए अंग्रेजों का मतलब था एक्सप्लॉयटेशन से, पैसे से। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा पैसा मांगोगे तो पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा। यही यहां पे हुआ। आप देखिए महलवारी सिस्टम में भी जितना टैक्स आता था, ऑलमोस्ट पूरा ही टैक्स किसानों से मांग लिया। किसान भूखे नंगे हो गए, उनके पास खाने का भी पैसा नहीं बचा। आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि परमानेंट सेटलमेंट की तरह ये जो महलवारी सिस्टम था ये भी फेल हो गया था। फिर एक और सिस्टम आया, रोयतवारी सिस्टम, जिसकी शुरुआत किससे हुई? हेक्टर मुनरो से। इसलिए इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता था। ये मुनरो सिस्टम, ये रोयतवारी सिस्टम कहां शुरू होगा? साउथ में।
तो साउथ में जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहां पे भी ये बात हो रही थी कि भाई परमानेंट सेटलमेंट खत्म करो। इस परमानेंट सेटलमेंट ने तो हमारी आमदनी रोक के रख दी। तो क्या होगा सेटलमेंट? रेओतवारी। अब रेओतवारी को शुरुआत में एक छोटे स्केल पे लागू किया कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, कुछ उन इलाकों में जिन इलाकों को टीपू सुल्तान से जीता था ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो जिन इलाकों को टीपू सुल्तान से जीता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, वहां पे कुछ छोटे लेवल पे इस रेओतवारी सिस्टम को लागू किया गया और धीरे 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 थॉमस मुनरो पूरे के पूरे साउथ इंडिया में इस रेओतवारी सिस्टम को लागू करेगा। अब देखिए साउथ इंडिया में रेओतवारी सिस्टम को लागू करने की जरूरत क्या पड़ी? अलेक्जेंडर रीड को लगा और हेक्टर मुनरो को लगा कि देखिए जो साउथ इंडिया का इलाका है यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है, शुरुआत से कोई यहाँ पे जमींदारी की प्रथा नहीं रही है, तो बेटर यह रहेगा कि हम सीधे सीधे कल्टीवेटर्स के साथ डील साइन कर लें। और अगर हम कल्टीवेटर्स के साथ डील साइन कर लेंगे तो इससे कल्टीवेटर को भी सहूलियत होगी, क्योंकि कल्टीवेटर्स इन लैंड के ऊपर खेती कर रहे हैं कई सौ सालों से। और अगर हम कल्टीवेटर्स के साथ डील साइन करके एक फादर फिगर की तरह ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई हम कल्टीवेटर्स का भी ख्याल रख रहे हैं, तो कल्टीवेटर भी खुश हो जाएंगे और ये एक एंटरप्रेन्योर की तरह सामने निकलेंगे। यानी कि वो एग्रीकल्चर करेंगे, उस एग्रीकल्चर से वो भी पैसा होगा, उनके पास भी पैसा आएगा, हमारे पास भी पैसा जाएगा। अच्छा, रेओतवारी सिस्टम को लागू करने से पहले भी फील्ड का बहुत केयरफुल असेसमेंट हुआ था, फील्ड की रेवेन्यू असेसमेंट की गई थी। प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि वो जो रेवेन्यू असेसमेंट करते थे ना ये लोग, बहुत ज्यादा कर देते थे। जितना पैसा उस फील्ड से निकल नहीं सकता था उससे ज्यादा ये लोग पैसा निकाल लेते थे। तो रेओतवारी सिस्टम के थ्रू ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं ये पैटर्नल फादर फिगर बनने की कोशिश करेंगे, जो कि ये दिखाएंगे कि हम तो रॉयट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जमींदारों से, लेकिन एक्चुअली में इनकी पॉलिसी फेल हो जाएगी। आप देखोगे आगे आने वाले समूह में ये पता चलेगा कि लैंड से इनकम बढ़ा नहीं, रेवेन्यू बढ़ा नहीं, इतना ज्यादा रेवेन्यू फिक्स किया गया कि इन इलाकों में जहां पे महलवारी सिस्टम, रेओतवारी सिस्टम को लागू किया गया, वहां से जो पीजेंट्स से छोड़ के भाग गए, वहां पे रहे ही नहीं। क्योंकि एक समय के बाद इन रेओट्स को, इन पीजेंट्स को समझ में आया कि भैया हम अंग्रेजी ऑफिसर्स को पैसा नहीं दे पाएंगे। तो ये जो प्लान था ना रेओतवारी का कि जो गरीब पीजेंट्स से उनको रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर्स से बदल देंगे, वो एक्चुअली में हो नहीं पाया। एक और खास बात है दोस्तों, रेओतवारी सिस्टम के बारे में एक सवाल पूछा गया था यूपीएससी में 2-3 साल पहले पूछा गया था, लगभग शायद 2016 या 2017 के प्रीलिम्स से पूछा गया था। तो पूछा यह गया था कि रेओतवारी सिस्टम के साथ कौन कौन से ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं दोस्तों, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो। ये दोनों नाम उस ऑप्शन में थे, आराम से सवाल निकल सकता था। इसीलिए बार बार कहता हूं एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एनसीईआरटीज नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मैंने भी मारी थी जब मैंने तैयारी की थी यूपीएससी की, इसीलिए बता रहा हूं, अपने ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अब आगे देखते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। देखिए Britain also realized, the British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. ब्रिटेन को ये समझ में आया कि देखिए हम ट्रेड तो कर ही रहे हैं इंडिया में, साथ साथ जिन इलाकों पे हमारे पास रेवेन्यू ताकत है, पॉलिटिकल ताकत है, वहां से हम लोग रेवेन्यू भी इकट्ठा कर रहे हैं। साथ साथ ब्रिटेन को ये भी समझ में आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को ये भी समझ में आया कि भाई यूरोप में जिन क्रॉप्स की जरूरत है, यूरोप में जिन चीजों की जरूरत है, खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसकी खेती हम इंडिया में कर सकते हैं। तो आप देखिए ओपीएम की जरूरत थी ब्रिटेन को, इंडिगो की जरूरत थी ब्रिटेन को, एक्चुअली पूरे के पूरे यूरोप को इनकी जरूरत थी। तो खेती कहां शुरू करी जा सकती है? इंडिया में, क्योंकि इंडिया वाज अ कॉलोनी। तो आप देखोगे आगे आने वाले समूह में ब्रिटेन अपने देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडिया में खेती करवाएंगे। तो और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को उगाने के लिए हमारे पीजेंट्स को फोर्स किया जाएगा। जैसे बंगाल में जबरदस्ती जूट उगाया जाएगा, आसाम में टी, यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है वहां पे शुगर केन, फिर पंजाब में व्हीट, महाराष्ट्र में कॉटन, और कॉटन एक्चुअली महाराष्ट्र पंजाब दोनों में, और राइस मद्रास में। अब आप देखिए दोस्तों बहुत अलग अलग तरीकों को अपनाया, हथकंडों को अपनाया ब्रिटेन ने अपने मन के क्रॉप्स उगवाने का। एक जो उनके मन का क्रॉप था वो था इंडिगो। उसकी हिस्ट्री देखते हैं। यहाँ दो तरीके के फिगर नजर आ रहे हैं दोस्तों, फिगर 5 और 6। फिगर 5 क्या है? फिगर 5 इज एक्चुअली अ कलमकारी पेंटिंग। ये कलमकारी प्रिंट कौन बनाता है? तो ये आंध्र प्रदेश के कुछ वीवर्स हैं जो ये कलमकारी पेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाली कलमकारी है। राइट वाली कौन सी है? तो एक
फ्लोरल कॉटन प्रिंट है जिसको विलियम मॉरिस ने बनाया था। विलियम मॉरिस एक फेमस पोएट थे, आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी ब्रिटेन के। इन दोनों पिक्चर्स में आपको एक चीज नजर आएगी, जो डार्क ब्लू कलर नजर आ रहा है ना दोस्तों फिगर 5 और 6 में, ये दोनों फिगर्स में कॉमन है। और एक्चुअली में जो दो डार्क प्रिंट डार्क ब्लू कलर है दोस्तों, ये एक्चुअली बना किससे है? इसी इंडिगो से बना है। इंडिगो नाम का जो कलर है वही कलर है ये। और इंडिगो नाम का एक पौधा होता था जिसको बोलते थे नील की खेती, नील की खेती करी जाती थी दोस्तों। तो एक प्लांट था इंडिगो नाम का, उससे ये ब्लू रंग का प्रिंट निकलता था जिसको कपड़ों पे इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो मॉरिस की जो प्रिंट है ना, ये ऊपर के छठवें फिगर में, मोस्ट प्रॉब्ली जो छठवां फिगर है जो कि इंग्लैंड में रह के मॉरिस ने बनाया था, ये मोस्ट प्रॉब्ली उसी इंडिगो से बना है, उसी नील से बना है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होके इंडिया में प्रोड्यूस होके ब्रिटेन में गई थी। क्योंकि उस समय पे इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का। अब देखते हैं कि इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ी क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यूरोप की कंट्रीज हैं ज्यादातर वो टेम्परेट रीजन्स में पड़ती हैं, और आप देखिए इंडिया ट्रॉपिकल रीजन से पड़ती है। और इंडिगो का प्लांट ऐसा है जिसकी खेती के लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जरूरत है। इंडिगो की जरूरत थी भी यूरोप में, तो यूरोप में इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में क्लॉथ की डाइंग का फैशन अब शुरू हो रहा था। आप देखिए शुरुआत में दोस्तों, अब क्लॉथ की डाइंग ऐसा तो था नहीं कि हमेशा से ही इंडिगो पे डिपेंडेंट थी। यूरोप में पहले नीले रंग को प्रोड्यूस करने के लिए एक पौधे का इस्तेमाल होता किया जाता था जिसका नाम था वोड। मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिखा है ये वोड। ये वुड वॉयलेट और ब्लू डाइज को बनाने में काम आता था, और यूरोपियन क्लॉथ जो मैन्युफैक्चर थे वो इसी वुड का इस्तेमाल करते थे। ये वुड टेम्परेट क्लाइमेट में ग्लो करता था। शुरुआत में इस वुड की बहुत डिमांड थी। क्यों? क्योंकि इंडियन इंडिगो बहुत कम पहुंच पाता था यूरोप में। बाद में आप देखोगे दोस्तों कि बहुत सारे जो यूरोपियन एंटरप्राइजेस हैं, बहुत सारे जो कपड़े के व्यापारी थे वहां पे, जो वुड उगाते थे खासकर, वो जाके ये कोशिश करेंगे कि जो इंडिगो आ रहा है ना दोस्तों, इस इंडिगो के इंपोर्ट को बंद किया जाए। आप देखिए, वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, वुड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट टू बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। क्योंकि टेम्परेट रीजन्स में इन यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग वुड उगा रहे थे वो चाह रहे थे वुड पे डिपेंडेंट रहे डाई इंडस्ट्री। अगर इंडिगो आने लगा तो वुड अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ये बात कहा गया। लेकिन जो क्लॉथ डायर्स थे वो वुड को प्रेफर करते थे, इंडिगो को प्रेफर करते थे। इंडिगो एज अ डाई वुड से ज्यादा एफिशिएंट था, थोड़ा वुड से महंगा था शुरुआत में, और बाद में जब बल्क में प्रोड्यूस होने लगा, बल्क में इंपोर्ट होने लगा तो सस्ता होने लगा। प्लस जो कलर आता था ना इंडिगो से, बहुत रिच ब्लू कलर होता था, वो चीज वुड में नहीं आ पाती थी। वुड से जो कलर आता था वो डल होता था, पेल होता था। तो आप देखोगे 17वीं सेंचुरी तक आते आते यूरोप के जो बड़े बड़े कपड़ों के विक्रेता थे, कपड़ों के प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने अपने गवर्नमेंट से कहा कि भैया ये जो इंडिगो पे इंपोर्ट बैन लगा रखा है इसको खोलिए, हमें इंपोर्ट चाहिए। और केवल इंडिया में ही इंडिगो की खेती नहीं हुई, अलग अलग दुनिया की अलग अलग जगहों पे इंडिगो की खेती हुई। तो फ्रेंच ने सेंट डोमिनिक इन द कैरेबियन आइलैंड्स में अपनी खेती करनी शुरू कर दी। अभी सेंट डोमिनिक क्या है, जिसको आज हैती भी बोलते हैं, ये मैं बताऊंगा कहां पे। पोर्तुगीज ने ब्राजील में शुरू कर दी, इंग्लिश ने जमैका में शुरू कर दी, स्पेनिश ने वेनेजुएला में शुरू कर दी। ये सब चीजें कहां पे, ये सब जगहें कहां पे दोस्तों, ये आपको पता है। सेंट डोमिनिक कहां पे है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको मैप पे दिखाऊंगा। इंडिगो प्लांटेशंस नॉर्थ अमेरिका में भी आ गई। और आप देखिए दोस्तों, ये जो प्लांटेशंस थी ना नॉर्थ अमेरिका में, कैरेबियन आइलैंड्स में, यहाँ पे स्लेव्स जो थे जिनको अफ्रीका से लेके जाया जाता था, वहां पे इनसे जाके मजदूर वाला काम कराया जाता था। बहुत बुरे हालत थे इन स्लेव्स की दोस्तों उस टाइम पे। ओके, धीरे धीरे, अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं प्लांटेशन क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। नाउ प्लांटेशन is a large farm operated by a planter employing various forms of forced labor. Plantations are associated with the production of coffee, sugarcane, tobacco, tea and cotton. एक्चुअली में प्लांटेशन दोस्तों एक ऐसी खेती होती है जो बहुत बड़े इलाके में होती है, हाईली मैकेनाइज्ड होती है, बहुत सारे लोग वहां पे एम्प्लॉय हो रहे होते हैं। एक कॉमर्शियल बेसिस पे, एक कॉमर्शियल स्केल पे, एक बहुत बड़े इलाके में जब किसी चीज की खेती की जाती है उसको प्लांटेशन फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, 18वीं शताब्दी का एंड आते आते इंडिगो की डिमांड बहुत बढ़ गई फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसका एक और रीजन था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते बहुत सारी मशीन आ गई थी, उन मशीनों के चलते कपड़ा बहुत जल्दी प्रोड्यूस होने लगा था, कॉटन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था। अब जब कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ गया है तो उस कॉटन पे रंग बिरंगे कलर लगा के आप नई नई डिजाइन बना के कपड़े को बेचने की कोशिश करोगे। उन डिजाइन को बनाने के लिए चाहिए डाई। वो डाई क्या है? इंडिगो।
तो भाई इंडिगो चाहिए, तो इंडिगो की खेती बढ़ी। आप देखिए इंडिया से बहुत ज्यादा इंडिगो ब्रिटेन में इंपोर्ट होने लगा, और इंडिया से जो इंडिगो आ रहा था उस पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए ब्रिटेन वाले, यूरोप वाले। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज में जो आइलैंड थे और अमेरिका में जो आइलैंड थे वहां से इंडिगो आना बंद हो गया, वहां पे नील की खेती कोलैप्स हो गई बहुत से कारणों की वजह से। आप देखिए दोस्तों, 1783 से 1789 के बीच में जो नील का प्रोडक्शन था दुनिया में वो आधे से गिर गया। एक रीजन मैं बताता हूं क्यों। अमेरिका में आया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला था 1775 से 1783। इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ आपको पता है ना, अंग्रेजों ने अपने ऑफिसर्स को दुनिया भर में भेजा, तो इंडिया के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका में भेजा। वो जो ऑफिसर्स इंग्लैंड से नॉर्थ अमेरिका में गए वो कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही के ऑफिसर्स थे, वहां पे जाके सेटल हुई, वहां पे उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई और बाद में इंग्लैंड को ही टाटा बाय बोल दिया। उन्होंने बोला हम तो अमेरिका से, इंग्लैंड तुम निकलो। आप देखिए दोस्तों, 1775 में फर्स्ट वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुआ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? 1784 में पिट्स एक्ट क्यों आया? आप देखोगे 1773 के बाद से इतने जबरदस्त एक्ट आए हैं जो सेंट्रलाइज्ड ब्रिटेन के कंट्रोल को इंडिया के ऊपर बढ़ा रहे थे। क्योंकि ब्रिटेन में जो लोग बैठे थे उनको इस बात का डर था कि ये जो हमने ऑफिसर्स इंडिया में भेजे ये भी कल हमें कहीं टाटा बाय बोल के अपनी कॉलोनी न बना ले, इंडिया में खुद वहां के रूलर न बन जाए, ये बात का डर था इनको। बहरहाल ये यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में छिड़ गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो अमेरिका में जो नील की खेती थी वो बंद हो गई और जो थोड़ी बहुत हो रही थी वो वहां के लोकल कंजम्पशन के लिए यूज होने लगी। वेस्ट इंडीज में भी बवाल हो गया। वेस्ट इंडीज में बवाल कैसे हुआ? देखिए ये एक रिवॉल्ट की फोटो है। देखिए ये एक ब्लैक पर्सन है जो एक व्हाइट पर्सन का गर्दन उखाड़ के खड़ा हुआ है। क्या बवाल था यहाँ पे हुआ? ये दोस्तों ये था स्लेव रिवॉल्ट। ये स्लेव रिवॉल्ट हुआ था सेंट डोमिनिक में, जो प्रेजेंट डे हाइती है। अगस्त 1791 में हुआ था। इसको पेंट किया है जनवरी शुडोल्स्की ने। आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन में मैं हमेशा कमजोर रहा हूं। अब देखिए 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच प्लांटर्स थे जो कि इंडिगो और शुगर उगाया करते थे फ्रेंच कॉलोनी में, सेंट डोमिनिक में, वहां पे जो अफ्रीकन स्लेव्स थे जिनको स्लेव ट्रेड के थ्रू लाया गया था प्लांटेशन में काम करने के लिए, उन्होंने रेबल कर दिया 1791 में और उसके बाद बहुत सारे अपने प्लांटर्स को मार दिया। 1792 में फ्रांस ने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया फ्रेंच कॉलोनी से, और स्लेवरी के अबॉलिश होने की वजह से नील की खेती बंद हो गई। अब यहां पे समझना जरूरी है ये हैती कहां पे, ये सेंट डोमिनिक है कहां पे। तो ये आपको दुनिया का नक्शा दिख रहा है, यहाँ पे आपको आई होप यूरोप नजर आ रहा होगा दोस्तों। मैं थोड़ा सा मैप वो कर देता हूं, आपको दिख रहा है फ्रांस, स्पेन दिख रहा होगा, फ्रांस दिख रहा होगा, ऊपर जर्मनी दिख रहा होगा। अब फ्रांस की कॉलोनी थी दोस्तों ये सेंट डोमिनिक। इधर आते हैं, इधर आएंगे तो आपको यूएसए के ईस्टर्न एज पे पहुंच जाओगे आप, ठीक है। यूएसए से नीचे की तरफ जाइए तो मैक्सिको और यूएसए के बीच में क्या पड़ता है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको की ईस्ट में देखिए तो हवाना क्यूबा नजर आ रहा है यहाँ पे। क्यूबा के ईस्ट में चले जाइए तो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको हैती। ये जो हैती है ना दोस्तों, ये था आपका सेंट डोमिनिक। दिख रहा है हैती यहाँ पे, दिस वॉज बेसिकली सेंट डोमिनिक, ओके, जो उस समय पे फ्रांस के ऑक्यूपेशन में था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया। वापस आ जाते हैं जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था अपनी चीजों। ओके, तो आप देखोगे कि भाई अमेरिका से जो इंडिगो आ रहा था, वेस्ट इंडीज के आइलैंड से, कैरेबियन के आइलैंड से जो इंडिगो आ रहा था वो एकदम से बंद हो गया आना। तो अब इंडिगो कहां से आएगा? तो अब आएगा इंडिगो इंडिया से, क्योंकि इंडिया की कॉलोनी अभी भी हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने देखा कि भैया यहाँ पे तो इंडिगो का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, यूरोप में इंडिगो की डिमांड बढ़ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा इलाके को इंडिगो के अंदर लेके आना पड़ेगा, ये बात कही गई। तो आप देखोगे बंगाल में फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ा और बंगाल का इंडिगो पूरी दुनिया को डोमिनेट करने लगा। 1788 में जितना इंडिगो ब्रिटेन में इंपोर्ट हो रहा था उसका 30% इंडिया में बन रहा था, और 1810 आते आते जितना इंडिगो ब्रिटेन में इंपोर्ट हो रहा था उसका 95% इंडिया में बन रहा था। आप सोचिए दोस्तों, बहुत सारा इंडिगो का ट्रेड तो इतना ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो गया, इतना ज्यादा फायदेमंद हो गया कि बहुत सारे तो कंपनी के ऑफिशियल्स और कॉमर्शियल एजेंट्स इंग्लैंड से आके उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन शुरू कर दिया। मतलब कंपनी की जो सर्विस में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे वहां के, उन्होंने बोला कि भैया हमें नौकरी नहीं करनी, हम तो नील की खेती करेंगे। नील की खेती में भाई इतना फायदा होने लगा। तो आगे देखते हैं क्या हुआ।
बहुत सारे बिजनेसेस आने लगे, बहुत सारे बिजनेसमैन आने लगे इंग्लैंड से, आपका स्कॉटलैंड से। जब वो यहाँ पे आके काम कर रहे थे तो उनको पैसों की जरूरत थी अपने बिजनेस एंटरप्राइज को शुरू करने के लिए, तो बहुत सारे बैंक खुले इंडिया में जो पैसा उधार पे देते थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते थे। अब अगर आप इंडिगो को कल्टीवेशन की बात करो दोस्तों, तो इंडिगो को दो तरीके से कल्टीवेट किया जाता था, दो सिस्टम ऑफ थे इंडो कल्टीवेशन। एक था नीच कल्टीवेशन और दूसरा था रेवती कल्टीवेशन। इस वीडियो में हम लोग निच कल्टीवेशन देखेंगे, अगले वीडियो में रेवती कल्टीवेशन देखेंगे। निच कल्टीवेशन क्या था? इसमें जो इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता था ना, वो लैंड जिन जमीनों पे प्रोड्यूस किया जाता था, वो जमीन जो निज कल्टीवेशन को कर रहा है वो कंट्रोल करता है। जैसे एक पर्सन है, एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन इंडिया में आया, उसको इंडिगो कल्टीवेट करना है, तो अगर उसने निज सिस्टम के अंदर इंडिगो कल्टीवेट करना शुरू हुआ, तो या तो वो लैंड को खरीद लेगा या वो लैंड को किसी दूसरे से कुछ सालों के लिए लीज पे ले लेगा, और उस लैंड पे फिर वो रेंट करेगा, इक्विपमेंट को रेंट करेगा, लेबरर्स को, उन लेबर से काम करके वो नील की खेती करेगा। लेकिन नीज की खेती में भी कुछ प्रॉब्लम थी दोस्तों। देखिए, प्लांटेशन फार्मिंग जब आप करते हैं तो प्लांटेशन फार्मिंग के लिए लैंड बहुत ज्यादा चाहिए। अब ऑलरेडी बंगाल के इलाके में ज्यादातर ये जो कल्टीवेशन हो रहा था बंगाल के इलाके में हो रहा था, बंगाल के इलाके में लैंड की कमी थी, बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड था बंगाल, प्लस बंगाल में पानी की कोई कमी नहीं थी, तो राइस कल्टीवेशन भी होता था बंगाल में, डेंसली पॉपुलेटेड था, तो एक बड़ा इलाका कंटिन्यूअस मिलना बहुत मुश्किल था। छोटे छोटे प्लॉट्स मिलते थे जो अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड थे। एक जगह पे बहुत सारे प्लॉट मिलके एक बड़ा इलाका दे दें, ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा था। तो प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशंस, लेकिन ये लैंड मिलना मुश्किल था। तो वो करते क्या थे, जहां पे उनकी इंडिगो की फैक्ट्री सेटअप होती थी उसके पास वो लैंड को लीज पे लेना चाहते थे। कई बार जब उनको लैंड मिलता नहीं था तो जबरदस्ती वहां से पीजेंट को इविक्ट करने की कोशिश करते थे, और जब आप किसी पर्सन को उसके लैंड से इन्विक्ट करोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन भी होंगे। प्रॉब्लम ये थी कि लेबर को भी मोबिलाइज करना इजी नहीं था। तो मान लीजिए किसी पर्सन को एक जगह पे बहुत बड़ा जगह मिल भी गई जहां पे वो नील की खेती कर सकता है, तो इस जगह पे उसको लेबर लेके आना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आसपास के इलाके में लेबर मिल जाए, तो किसी दूसरी जगह से परमानेंट बेसिस पे अगर आप लेबर को लेके आना चाहोगे तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा। तो आप देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो एक तो अगर पहले तो लैंड ही नहीं मिलेगा, स्कैटर्ड प्लॉट्स मिलेंगे, इकट्ठा प्लॉट, जगह नहीं मिलेगी। मान लीजिए इकट्ठी जगह मिल गई तो वहां पे काम करने के लिए लेबर नहीं मिलेंगे सफिशिएंट। और तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों, नील की खेती का जो समय था ना दोस्तों, वही राइस की खेती का भी समय था। तो जब नील की हार्वेस्टिंग हो रही होती थी तो राइस की भी हार्वेस्टिंग हो रही होती थी। तो ज्यादातर जो फार्मर्स थे वो राइस उगाने में लगे थे, क्योंकि राइस बेच के वो पैसा भी कमा सकते थे और राइस को स्टोर करके वो साल भर खाना भी खा सकते थे। तो उनके लिए राइस इंपॉर्टेंट था। इंडिगो उनके लिए इंपॉर्टेंट था ना, इंडिगो को खाएंगे तो ही ना, वो इंडिगो को तो बस बेच सकते हैं। अब अगर वो इंडिगो को बेचेंगे तो अंग्रेजों को मुंह मांगे दाम पे बेचेंगे, तो उससे उनको कुछ खास फायदा होगा नहीं। प्लस उस इंडिगो को उगाने के लिए उन्होंने बहुत सारा उधार ले रखा है, सीड्स का, इक्विपमेंट्स का, वो उधार भी चुकता करना है। तो जो फार्मर्स थे वो राइस पे कंसंट्रेट करना चाहते थे, इंडिगो पे कंसंट्रेट करना नहीं चाहते थे। आगे चलते हैं। अगर निच कल्टीवेशन को एक बड़े एरिया में करना है, आप कह सकते हो कि निच कल्टीवेशन को आपको किसी प्लांटेशन में करना है, तो आपको बहुत बड़े इलाके की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे बीघाओं की जरूरत पड़ेगी। अगर 1 बीघा का इंडिगो कल्टीवेशन करना है तो 2 हलों की जरूरत है। हल कैसे? तो इंडिया में कुछ हल इस टाइप के लगते हैं, ये तो 2 बैल दिख रहे हैं दोस्तों, बीच में एक बड़ा सा ये हल जुता हुआ है जो खेत को जोतता हुआ जा रहा है। तो ऐसे हलों की जरूरत थी, तो 1 बीघा खेत के लिए 2 हल की जरूरत थी। और मान लीजिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो रहा है निच कल्टीवेशन के अंदर इंडिगो में, 1000 बीघे का लैंड है, तो 2000 प्लाव की जरूरत थी। अब 2000 प्लाव को परचेज करके मेंटेन करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था, समझ गए दोस्तों। प्लस ये जो प्लाव थे इनको आप रेंट भी कब करोगे? आप जिस समय पे इंडिगो की खेती हो रही है उसी समय पे राइस की भी खेती हो रही है, चावल की भी खेती हो रही है। तो जहां पे चावल की खेती हो रही है वहां पे सारे प्लाउस बिजी हैं, तो भाई नील की खेती के लिए प्लाउस कहां से लेके आए? तो बहुत सी प्रॉब्लम थी दोस्तों नील की खेती के साथ, एक दो नहीं, बहुत प्रॉब्लम थी। इसलिए नील की खेती के चक्कर में, इसको प्रमोट करने के चक्कर में जो इंडियन फार्मर्स थे ना, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत हुआ। अगर बीघा की बात करो तो आपको पता है बेसिकली दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। अभी भी गांव में बात होती है उसके पास 20 बीघा खेत है, 30 बीघा खेत है,
तो उस समय पे आज की डेट में जो बीघा का मेजरमेंट है और पास्ट में ब्रिटिश एम्पायर के दौरान मिडिल इंडिया में जो बीघा का मेजरमेंट था उसमें काफी डिफरेंसेस है। हालांकि बंगाल में ब्रिटिश ने स्टैंडर्डाइज कर दिया था कि 1 एकड़ का 1/3 लगभग होगा आपका बीघा। तो निज कल्टीवेशन के अंदर की बात की जाए दोस्तों, तो आप देखोगे कि प्लांटर्स बहुत ज्यादा रिलक्टेंट नहीं थे। मतलब निज कल्टीवेशन के अंदर एरिया को बहुत बड़ा करने के लिए वो रिलक्टेंट थे। क्यों रिलक्टेंट थे? क्योंकि अगर एरिया को एक लिमिट से ज्यादा बड़ा कर देंगे तो लेबर मिलना मुश्किल, इक्विपमेंट में खर्चा ज्यादा, तो प्रॉफिट कम। इसलिए आप देखोगे दोस्तों कि लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। ओके, यानी कि अगर 100 एकर्स ऑफ लैंड इंडिगो की प्रोडक्शन में यूज किया गया है तो 25% से भी कम निज कल्टीवेशन के अंदर में था। तो ज्यादातर कहां था? रेवती कल्टीवेशन के अंदर में था। अब रेवती कल्टीवेशन क्या है इंडिगो का, हम बाद में देखेंगे। निज कल्टीवेशन समझ में आ गया? निज कल्टीवेशन में एक ऐसा पर्सन जो कि बिजनेसमैन है वो लैंड को खरीदेगा, इक्विपमेंट को खरीदेगा, लोगों को रेंट पे लेके आएगा और खेती करेगा। यहां पे जो फार्मर्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा कम होगा। रेवती वाले सिस्टम में फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा ज्यादा होगा। उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो निज सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको मैंने जो जो भी चीजें इस वीडियो में बताई दोस्तों सब आपको समझ में आएंगी। अगली वीडियो में ये चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, उसके नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।